हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे ब्रांच अकाउंट में स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। पिछली क्लास में डेटर्स मेथड हमारा कंप्लीट हो गया था और सारे क्वेश्चंस भी हो गए थे आई थिंक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है, इस स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में इसका नाम है स्टॉक एंड डेटर्स। तो मेनली जो हमारे अकाउंट्स बनेंगे उसमें एक हम बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट और एक बनेगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो ब्रांच इज नॉट ट्रीटेड एज एन आउटसाइडर। तो अब हम ब्रांच को इंटीग्रल पार्ट मानेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी का पार्ट माना जाएगा। तो ब्रांच अकाउंट नहीं बनेगा। तो ब्रांच अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, फिर क्या बनाएंगे? तो जो हमारे मेन अकाउंट्स बनेंगे बच्चों, प्रिंसिपल अकाउंट्स, तो एक हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट, एक हम क्या कर रहा हूं मैं, तो एक हम बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। स्टॉक एंड डेटर्स है वो, ब्रांच अकाउंट आ गया। दूसरा बनेगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो अब जब हम ब्रांच स्टॉक बनाएंगे तो जो गुड्स हम ब्रांच को भेजेंगे वो ब्रांच स्टॉक में डेबिट हो जाएगी। और ब्रांच स्टॉक में सर जी कोई सेल है वो डालेंगे, हम सारी एंट्रीज करेंगे, क्योंकि अब ब्रांच हम खुद हैं, मतलब ब्रांच को अब हम आउटसाइडर नहीं मान रहे। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद बनेगा बेटा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसके भी बाद बनेगा ब्रांच P&L अकाउंट। और देखिए सर जी, गुड्स सेंट तो ब्रांच तो बनाना ही पड़ेगा, ये सेम मैनर में बनेगा। तो ये हमारे मेन अकाउंट्स हैं। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो आवश्यकता के अनुसार और भी कोई ब्रांच अकाउंट बनाया जा सकता है, बट मेन ये अकाउंट ऐसे हैं जो हर क्वेश्चन में बनेंगे, राइट। तो देखिए कैसे बनेंगे और किस तरीके से अकाउंटिंग होगी, आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनेगा। जब हम ब्रांच को गुड्स भेजेंगे तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। ठीक सर, एक सिद्धांत समझ लीजिए कि जब भी स्टॉक अकाउंट बनेगा तो सारी एंट्रीज सेम प्राइस पे होनी चाहिए। तो मान लीजिए इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन है, सर दिस इज ओपनिंग बैलेंस टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो अगर हमने कोई गुड्स सेंड करी है, जो कि करेंगे, वो आ जाएगी। अब इसमें से जो कैश सेल होगी तो वो बाय कैश अकाउंट या ब्रांच कैश, और जो उधार सेल होगी वो ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ठीक, तो ये हमारी सर जी कैश सेल की एंट्री हो गई और ये क्रेडिट सेल की एंट्री हो गई। अब ब्रांच ने कोई गुड्स हमें वापस करी तो बाई गुड सेंड टू ब्रांच, ये रिटर्न हो गई। अगर कस्टमर ने ब्रांच को गुड्स वापस करी तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये हो गई सेल्स रिटर्न। सर और स्टॉक में सोचिए क्या हो सकता है। देखिए ये पूरा स्टॉक का हिसाब है, तो ब्रांच में जो भी स्टॉक आएगा और जाएगा, इनपुट साइड आउटपुट साइड। तो ब्रांच पे वी हैव ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, जो भी एंट्रीज होंगी बेटा इनवाइस प्राइस पे करेंगे हम उसको।
हम सारी अमाउंट्स को इनवॉइस पे रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे ही हम गुड्स भेज रहे हैं। अब इसमें अगर आप अलग अलग अमाउंट पे कर दोगे तो ये अकाउंट कभी टैली नहीं होगा, मैच नहीं होगा, और एक ही अमाउंट पे करना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि सर वो रिजर्व कहाँ गई? तो अभी आ रही है, थोड़ा सा रुको, अभी रिजर्व भी आएगी, लेकिन वो स्टॉक अकाउंट में दिखाई नहीं देगी। क्योंकि अगर सपोज करिए हमने स्टॉक में रिवर्स कर दिया इधर, तो नेट अमाउंट तो कॉस्ट पे हो गई ना, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इनवॉइस प्राइस, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो जब ब्रांच को गुड्स भेजेंगे तो एंट्री होगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। फिर ब्रांच ने वापस कर दी तो एंट्री रिवर्स कर लेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक इज पॉइंट। ठीक। अब जो सेल होगी वो स्टॉक में से माइनस होगी, तो कैश सेल हुई, ब्रांच कैश अकाउंट कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट हेड ऑफिस को आ रहा है तो बाई कैश अकाउंट कर सकते हैं। बाई कैश भी हो सकता है, बाई ब्रांच कैश भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। क्रेडिट सेल ब्रांच डेटर्स में डेबिट होगी। तो इस मेथड में मैं डेटर्स का अकाउंट भी मेंटेन करूंगा, और ये बुक्स का पार्ट है बेटा, ब्रांच अकाउंट तो बनाना ही नहीं है, क्योंकि ब्रांच तो हम खुद हैं। ब्रांच और हेड ऑफिस सेम एंटिटी है। तो जब हमने गुड्स ब्रांच को भेजी तो ब्रांच डेबिट नहीं हुआ, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट किया गया। तो ये सेल हो गई बच्चों, ये रिटर्न हो गई, ये सेल्स रिटर्न हो गई। ठीक है, सिंपल है, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली गुंजाइश तो नहीं लग रही बेटा। अब देखिए और क्या हो सकता है स्टॉक में, सोचिए। लॉसेस हो सकते हैं, तो अगर कोई नॉर्मल लॉस है तो एंट्री बनेगी बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सर नॉर्मल लॉस इनवॉइस प्राइस पे एंट्री होगी। जो देखिए लॉस है, ब्रांच स्टॉक में आपको लेस करना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो अनअवॉइडेबल है, और आप ये कहो कि साहब ये लॉस तो होना ही है, वी कैन नॉट अवॉइड ए लॉस, तो दैट इज नॉर्मल लॉस, राइट। नॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट होना चाहिए। तो जो ब्रांच एडजस्टमेंट है वो ट्रेडिंग का ही काम कर रहा है, और जो ब्रांच पी&एल है वो पी&एल वाला पोर्शन है, तो ट्रेडिंग में डाल देंगे पूरी अमाउंट को, इनवॉइस प्राइस को। अब अगर एबनॉर्मल लॉस है तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच पी&एल अकाउंट। सर एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग तो हम रिवर्स करेंगे ट्रेडिंग में, एडजस्टमेंट में, और एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है वो पी&एल अकाउंट में शो करेंगे। तो इससे ब्रांच के पी&एल में वो आ जाएगा, ठीक है, और उसको ब्रांच के प्रॉफिट लॉस में कॉस्ट पे दिखाएंगे। उसके दो पार्ट करेंगे। जो नॉर्मल लॉस है उसका कोई पोर्शन नहीं होगा, पूरा इनवॉइस प्राइस एडजस्टमेंट में जाएगा। एडजस्टमेंट अकाउंट इज नथिंग बट द ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। और जो एबनॉर्मल लॉस है उसके दो पोर्शन होंगे। जो लोडिंग वाला पार्ट है वो एडजस्टमेंट में जाएगा, क्योंकि हमने टोटल लोडिंग उसमें रिवर्स रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये रिवर्स हो जाएगा बच्चों। और जो पी&एल अकाउंट है उसमें कॉस्ट जाएगी ब्रांच के एबनॉर्मल लॉस की, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होगी, नॉर्मल लॉस की एंट्री होगी, ठीक। बाकी देखिए बैलेंस बचेगा, और जनरली ये हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में बैलेंस आपको दिया होगा, तो बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक। स्टॉक तो बचेगा ही, ये बैलेंसिंग फिगर है, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर बच्चों बैलेंस इज गिविंग, अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि उसने सारी फिगर्स दे दी, बैलेंस भी दे दिया, और इस अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है। अब ये अकाउंट हमने बनाया, अब बैलेंस दिया हुआ है तो उसको तो चेंज कर नहीं सकता मैं,
तो जो अमाउंट दी हुई है वो मैंने डाल दी। अब पॉसिबिलिटी है कि मेरा ये अकाउंट टैली हो जाए, और पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि ये अकाउंट टैली ना हो। ठीक है, बैलेंस इज गिवन सपोज, और अकाउंट टैली हो गया, तब तो बच्चों नो प्रॉब्लम, एनपी मतलब नो प्रॉब्लम, खत्म हो गया मैटर, बात खत्म हो गई। लेकिन इसमें डिफरेंस आ रहा है, और सपोज डेबिट शॉर्ट है, यानी यहां पे फिगर आ गई है, डेबिट साइड शॉर्ट है, मतलब यहां पे आपको अमाउंट लिखनी पड़ेगी, तो टैली हो रहा है। तो अब इस अमाउंट को लिखोगे और क्या करोगे बच्चों, तो इसको, ये तो डेबिट हो गया, तो ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सर ये डिफरेंस क्या है? देखिए, ये डिफरेंस उस साइड में आने का मतलब है स्टॉक बढ़ गया, उस साइड में आने का मतलब है कि जो सेल हुई वो हायर अमाउंट पे हुई। हमने गुड्स इनवॉइस प्राइस पे सेंड करी, लेकिन जो माल बिका वो उसके भी ऊपर बिका, तो ये वाली अमाउंट देखिए कम हो गई और ये ज्यादा हो गई, क्योंकि सेल हायर रेट पे हुई। अब जो एक्सेस है वो क्या है? मैंने 100 रुपए की कॉस्ट की गुड्स ब्रांच को 120 में भेजी, और ब्रांच ने फर्दर उसको 130, 135 में सेल करा, तो ये जो 10 रुपए या 15 रुपए का डिफरेंस है, ये भी तो ग्रॉस प्रॉफिट है ना बेटा। भाई 100 रुपए कॉस्ट थी, 120 में सेंड हुआ, 135 में सेल हुई। इस साइड में डिफरेंस आने का मतलब क्या है? इधर अगर डिफरेंस बच रहा है तो आई विल से डेबिट शॉर्ट, तो ये सेल की अमाउंट डेफिनेटली ज्यादा रेट पे हुई होगी, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है। और ग्रॉस प्रॉफिट का क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग कौन सा है? एडजस्टमेंट। तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा और इसको ब्रांच एडजस्टमेंट में डाल देंगे। तो अगर कोई डिफरेंस आएगा बच्चों, तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट कर देना, ये मानते हुए कि सेल हायर अमाउंट पे हुई है। अब डिफरेंस तभी आएगा ना जब बैलेंस दिया होगा, बैलेंस ही नहीं दिया तो वही फिगर निकलेगी। अब डिफरेंस में सर ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट शॉर्ट हो, अब क्या करोगे? तो अब अगर क्रेडिट शॉर्ट है, यानी इस साइड में डिफरेंस आ रहा है, तो आप उसको एबनॉर्मल लॉस मान लीजिए। ठीक है, यानी ये वाली एंट्री कर दीजिए। एबनॉर्मल लॉस में क्या होगा बच्चों? तो बेटा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ये लोडिंग हो जाएगा, ये उसकी कॉस्ट हो जाएगी, ये अपने आप इनवॉइस प्राइस जो कि बैलेंसिंग अमाउंट है, तो हम उसे एबनॉर्मल लॉस मान लेंगे। चलिए, क्लियर हो गया? तो देखिए, इस मेथड में हम पूरा स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। अब जब आप स्टॉक अकाउंट बनाओगे तो एक एक चीज का मूवमेंट रिकॉर्ड होगा। जहां पे भी स्टॉक ब्रांच पे आएगा वो डेबिट होगा, और जिन एंट्रीज में ब्रांच का स्टॉक रिड्यूस हो रहा है वो क्रेडिट करेंगे। तो इससे हमारे पास जो बैलेंस बचेगा हम उसको चेक कर सकते हैं कि भाई ब्रांच पे हर समय इतना स्टॉक होना चाहिए। तो अगर ब्रांच गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे ही बेच रही है तब तो इस अकाउंट में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि इनवॉइस प्राइस से भी ज़्यादा पे सेल होगी और जो ब्रांच है वो उसको इनवॉइस के भी ऊपर बेच रही है, तो ब्रांच की मर्जी है, मतलब पॉसिबल होगा तो कर लेगी, तो ये एडजस्टमेंट में डाल देंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा, सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक, इसमें नॉर्मल लॉस की एंट्री भी होगी, एबनॉर्मल लॉस की भी, क्योंकि स्टॉक तो रिड्यूस करना पड़ेगा, चाहे वो नॉर्मल लॉस है चाहे वो एबनॉर्मल लॉस है। तो ये बन गया मेरा ब्रांच स्टॉक। ठीक है बच्चों, आसान है। स्टॉक अकाउंट में आप हमेशा एंट्रीज को सेम प्राइस पे करो,
लेकिन हो सकता है देखिए सेल्स हायर रेट पर, तो सेम प्राइस वाला कॉन्सेप्ट चला गया। अब जो डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है, तो उसको मैं ट्रेडिंग में यानी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। सिंपल है बच्चों। दूसरा अकाउंट बनेगा देखिए ब्रांच डेटर्स। डेटर्स सिंपल है, इसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेल की एंट्री क्या करी थी, ब्रांच डेटर्स डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ये तो बैलेंस हो गया, नो प्रॉब्लम। ये क्रेडिट सेल हो गई। अब डेटर्स से पैसा मिला तो बाई ब्रांच कैश, और डायरेक्ट हेड ऑफिस आ रहा है तो बाई कैश या बाई बैंक। सर डेटर्स को हमने डिस्काउंट दिया, बेड डेट अलाउ हुए, डिस्काउंट अलाउ हुआ, बेड डेट हुआ, तो ये एंट्री भी डेटर्स में तो दिखानी पड़ेगी। भाई डेटर्स कैसे बनेगा, सारी एंट्रीज दिखानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। वो जो लिस्ट ऑफ अकाउंट थी उसमें एक और ऐड कर लीजिए, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी आएगा। जो भी P&L के आइटम्स हैं, देखो हम इसको डायरेक्ट PL में भी ले सकते हैं, लेकिन हम पहले ब्रांच एक्सपेंस में डालेंगे और फिर वहां से टोटल अमाउंट को P&L में ले जाएंगे। तो इसको बाई ब्रांच एक्सपेंस कर दो। क्या क्या चीज आएगी इसमें, बेड डेट्स, डिस्काउंट, कोई और अमाउंट है तो वो भी ले लेंगे बेटा, ठीक। सर जी रिटर्न हुई तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अच्छा अब सोचो रिटर्न बाय डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। सर इट इज रिटर्न टू हेड ऑफिस। देखो डेटर्स ने ब्रांच को रिटर्न किया, ठीक, और फिर ब्रांच ने वही गुड्स हेड ऑफिस भेज दी। अगर मान लो ऐसा होता तो क्या करते, तो पहले डेटर ब्रांच को देते, तो ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, फिर हेड ऑफिस को वापस कर देती हेड ऑफ गुड्स जो है, तो हेड ऑफिस क्या करता, गुड सेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, गुड सेंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक में एंट्री डलती। अब ये डायरेक्ट हो गया, तो डायरेक्ट एंट्री करोगे तो बेटा स्टॉक तो खत्म हो गया, तो सॉरी ये वाला कटेगा, ये आएगा, तो गुड सेंट डेबिट करेंगे हम लोग और टू ब्रांच डेटर्स, गुड सेंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। तो क्या करेंगे, ब्रांच डेटर्स में गुड सेंट। अब ऐसे सोचो, उन्होंने पहले ब्रांच को वापस किया, फिर ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस किया, तो हेड ऑफिस कौन से अकाउंट में लेगा, गुड सेंट में रिटर्न लेता है। सर ब्रांच के डेटर्स तो क्रेडिट करने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने रिटर्न करी, पर ब्रांच स्टॉक में नहीं गई, सीधे हेड ऑफिस गई, तो गुड सेंट इसको रिटर्न फ्रॉम ब्रांच जैसा ट्रीट करेंगे। बड़ा अजीब सा ट्रीटमेंट है, ध्यान से समझना पड़ेगा, आएगा समझ में। सर ओपनिंग बैलेंस, सेल, अमाउंट रियलाइज्ड, ब्रांच एक्सपेंस, जो भी ब्रांच का खर्चा हुआ, ब्रांच स्टॉक दैट इज रिटर्न, रिटर्न डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, तो गुड सेंट में रिवर्स होगा ये, ठीक, और बाकी बचेगा क्लोजिंग बैलेंस। सर इस अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा, देखिए इसमें और कलेश नहीं होगा और चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि सर डेटर्स में और क्या हो सकता है, ये तो इतना ही मैक्सिमम पॉसिबल है। तो ये हमारा बन गया ब्रांच डेटर्स अकाउंट, स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम। तो ये सिस्टम में हम पूरे अकाउंट्स बना रहे हैं, और देखिए ये अकाउंट्स ज्यादा लॉजिकल है पिछले वाले मेथड से। ये वाला मेथड ज्यादा लॉजिकल है क्योंकि स्टॉक में स्टॉक की ही अमाउंट आ रही है, डेटर्स में डेटर्स के ट्रांजैक्शन आ रहे हैं। वहां तो ब्रांच अकाउंट में जाने क्या आ रहा था, सर उस अकाउंट का नेचर पता कर पाना मुश्किल है। एनीवे
उसकी बुराई बाद में करेंगे। अब देखिए हमने बनाया ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, तो एक्सपेंस में बच्चों एंट्री आ गई ब्रांच डेटर्स से। कौन सी वाली? सर जी बैड डेप्ट, डिस्काउंट, अलाउंसेस, और जो कैश पेमेंट हुआ टू बैंक अकाउंट, ये एक्सपेंस हो गए पेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच ने खर्चा किया तो टू ब्रांच कैश, अगर ब्रांच का कैश बन रहा है, ठीक है, दिस इज एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। और जितना भी एक्सपेंस होगा उसको ले जाएंगे ब्रांच P&L अकाउंट। ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगा बच्चों, ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट में नहीं जाएगा। सर ये तो सब P&L वाले हैं ना। देखो बैड डेट, डिस्काउंट कहाँ डालोगे? P&L में। बैंक अकाउंट सर रेंट, सैलरीज, ये सब चीजें, ब्रांच ने कोई खर्चा किया तो वो टू ब्रांच कैश हो गया। तो जितना भी एक्सपेंस है पहले ब्रांच एक्सपेंस में डेबिट करेंगे और फिर यहां से क्रेडिट करके उसको हम लोग ब्रांच के P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो ब्रांच का P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस की फिगर आ जाएगी बच्चों। आसान है बेटा। चलिए कितने अकाउंट्स बन गए? 3। अब हमने बनाया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट समझो। और लेकिन ट्रेडिंग नहीं है बेटा, क्योंकि सेल परचेज नहीं आ रही है। जो गुड सेंड करी थी वो स्टॉक में डाल दी, जो सेल हुई वो स्टॉक में डाल दी। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या आएगा? सर इसमें आएगा बाई स्टॉक रिजर्व, जो ओपनिंग रिजर्व है, ठीक। बाई सर जी स्टॉक रिजर्व हो गया। गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो लोडिंग हम लोग रिवर्स करते हैं गुड सेंट का, वो इस अकाउंट में दिखाएंगे। इंस्टेड ऑफ कि वो ब्रांच अकाउंट में तो वहीं क्रेडिट हो जाता था, वहां पे हमने सिर्फ एक अकाउंट बनाया, लेकिन यहां पे हम मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो लोडिंग को इसमें ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा सर जी जो हमारा स्टॉक रिजर्व बनेगा क्लोजिंग, वो इसमें आ जाएगा। टू ब्रांच स्टॉक, नॉर्मल लॉस इनवाइस प्राइस पे आएगा। टू ब्रांच स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस की लोडिंग आएगी केवल, और फाइनली इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा बच्चों। और उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ले जाएंगे ब्रांच P&L अकाउंट में। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। सर जितनी गुड्स का लोडिंग था वो यहां ले लिया, तो प्रॉफिट एलिमेंट आ गया ना। ओपनिंग का लोडिंग ये हो गया, जो भेजी उसका ये हो गया, जो बच गई वो माइनस हो गया। कुछ जो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स हैं वो यहाँ डेबिट हो गए। नॉर्मल लॉस फुल अमाउंट, एबनॉर्मल लॉस सिर्फ लोडिंग पोर्शन, और इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जो कि हम ब्रांच के P&L में ट्रांसफर कर देंगे। सर इसको ब्रांच P&L अकाउंट में ले जाएंगे। अब हमने बनाया ब्रांच P&L अकाउंट, ठीक है। तो इसमें पहली एंट्री तो आ गई बाई ब्रांच एडजस्टमेंट, और ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। सर टू ब्रांच स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट यहां पे आएगी, ठीक है। टू ब्रांच एक्सपेंस, वो जो एक्सपेंस अकाउंट है यहां ट्रांसफर हो जाएगा, टोटल सारे एक्सपेंस, और बस और तो कुछ आना नहीं है। नेट प्रॉफिट आएगा वो जनरल P&L में डाल देंगे बच्चों, ट्रांसफर कर देंगे, यहां से ट्रांसफर कर देंगे। ये ट्रांसफर आ रहा है और ये ट्रांसफर जा रहा है, और ये प्रॉफिट की अमाउंट सेम आएगी जो हमारी उस मेथड में आई थी, और ब्रांच अकाउंट में और स्टॉक एंड डेटर्स में आंसर सेम आएगा।
तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड ब्रांच अकाउंट मेथड से अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहा है। आप बाकायदा ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, ब्रांच का P&L अकाउंट बना रहे हो, स्टॉक का हिसाब है आपके पास, कितना स्टॉक आया, कितना गया, कितना हमने रिटेन किया हुआ है, कितना चला गया। तो एक एक चीज की क्योंकि एंट्री हो रही है, तो ये मेथड उस मेथड से बेटर है। इस मेथड में वर्किंग नोट भी नहीं बनाने पड़ेंगे। वहां पे तो फिगर्स मिसिंग थी तो वर्किंग नोट बना रहे थे, यहाँ तो सब चीजों के अकाउंट बन रहे हैं, तो वो फिगर वैसे ही निकल आएंगी। टोटल अमाउंट हम निकाल सकते हैं, असरटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। तो इस प्रकार से ये एक आसान सा सवाल है, आसान सा मेथड है बच्चों, जिसको स्टॉक एंड डेटर्स मेथड कहते हैं। तो इसमें हमको स्टॉक बनाना है, ब्रांच का डेटर बनाना है, ब्रांच एक्सपेंस बनाना है, एडजस्टमेंट बनाना है, P&L बनाना है, और गुड्स एंड तो बनेगा, वो सेम बनेगा, आई बना देंगे। और ब्रांच कैश जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। सारा कैश सीधे हेड ऑफिस में, तो ब्रांच कैश वैसे ही खत्म हो गया। लेकिन अगर ब्रांच मेंटेन करेगी तो हमें उसको बनाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये अकाउंट्स हमारे हैं जो कि काफी हद तक सिंपल हैं, और इस मेथड में हम ब्रांच अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो ब्रांच इज नॉट एन आउटसाइडर, तभी तो ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, और अब हम सेल की एंट्री भी करेंगे, एक्सपेंस की एंट्री भी करेंगे। अब मैं किसी चीज के लिए नहीं कहूंगा कि मत करो, ये आउटसाइडर है, क्योंकि हम खुद ही ब्रांच की अकाउंटिंग, टोटल अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो कुछ भी आउटसाइडर नहीं होता है, सब चीज इनसाइडर है, सब एंट्रीज होंगी। तो ये मेथड ज्यादा अच्छा है बच्चों। बस ये है कि क्योंकि पहले हमने वो पढ़ा हुआ है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, बट जब आप 2-3 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तो थोड़ी देर बियर करिए, समझ आएगा, निश्चित आएगा बेटा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 16 पे, पढ़ के देखिए, और ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी सर, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है, छोटा सा सवाल है, और गुड्स इनवॉइस बाय कैलकाटा ब्रांच टू कैलकाटा हेड ऑफिस टू मद्रास ब्रांच 48,000 एट सेलिंग प्राइस, जो कि कॉस्ट प्लस 1/3 है। तो अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस पे 1/4 हो गया, और ब्रांच रिटर्न शोड कि सेल्स इतना हुआ, 2000 का रिटर्न कर दिया, और जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इतना था एट सेलिंग प्राइस। प्रिपेयर वेरियस अकाउंट अंडर स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम। तो देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, और ब्रांच एडजस्टमेंट मेथड से करेंगे, एडजस्टमेंट से ही प्रॉफिट निकलेगा। तो मेथड का नाम तो स्टॉक एंड डेटर्स है, ठीक है बेटा। अब देखिए जो सेल हुई है उसमें क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि कैश हुई, क्रेडिट हुई, फिर कितना मिला, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो मैं डेटर्स को इग्नोर कर रहा हूं। तो ब्रांच स्टॉक, उसके बाद मैंने बनाया ब्रांच, उधर बना लेता हूं, चलो। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक मैं बनाऊंगा ब्रांच P&L अकाउंट, ठीक है सर। ये जो जगह बची है इसमें गुड्स एंड टू ब्रांच बना लेंगे, बाकी अकाउंट्स की जरूरत लग नहीं रही है, तो अगर कोई और दिखता है तो बना लेंगे, वैसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है। आई ऑन 1 जनवरी गुड्स इनवॉइस 48,000, तो ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट
48। गुड सेंड में एंट्री आ जाएगी बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट 48। सिंपल एंट्री है। देखो पहले क्या करते थे, ब्रांच डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच। अब ब्रांच अकाउंट तो हटा दिया हमने और ब्रांच अकाउंट हमने बनाना ही नहीं है, तो ब्रांच अकाउंट हो गया गोल। उसकी जगह ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड सेंड। सही। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि ब्रांच रिटर्न शोड कितनी सेव हुई, तो सेव की एंट्री बाय बैंक अकाउंट। ठीक, इसको ब्रांच के कैश में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रांच इज नॉट मेंटेनिंग एनी कैश, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। और सर जी कैश सेल मान ली मैंने क्योंकि उधार की कोई डिटेल नहीं दी हुई है, कितना पैसा आया, कितना बैलेंस है, कुछ भी नहीं बता रहा है, तो लेट अस अस्यूम कैश सेल। ओके, तो डेटर्स इग्नोर हो गए। आगे कह रहे 2000 की गुड्स रिटर्न हुई, तो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच 2000, इसी अकाउंट में रिवर्सल डालते हैं, तो टू ब्रांच स्टॉक 2000। ठीक है बेटा, तो 48 क्रेडिट हो गया, दो नेट बचा 46, यहां पे भी नेट हो गया। आगे कह रहे जी क्लोजिंग स्टॉक 16,800 रुपये, तो बाई बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, अब ये तो आएगा ही। अब देखिए अगर ये अकाउंट टैली हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर टैली नहीं हो रहा है तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार अब क्या करें। 48 तो टोटल है ही, तो भैया इस साइड में डिफरेंस है। सर देखिए टोटल 48 है और अगर इधर का टोटल करेंगे तो 47,800 हो रहा है, 31 16,800, तो 200 रुपए का डिफरेंस है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर इधर डिफरेंस आएगा तो आप उसको एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे। सर जी एबनॉर्मल लॉस मानोगे, नॉर्मल नहीं मानोगे, गो फॉर द टिपिकल ट्रीटमेंट। अब इसमें से जो लोडिंग पोर्शन है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा और जो कॉस्ट है वो P&L में जाएगी 50 150। सर 200 रुपए एलोकेट करने, नोट वर्किंग नोट बनाऊं तो यार 1/4 प्रॉफिट है, तो 200 रुपए का 1/4 50 रुपीज, रिमेनिंग 150 इज द कॉस्ट। ठीक है, और ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, डन। अब गुड सेंड में क्या होता था, सर जी लोडिंग रिवर्स करते थे, तो लोडिंग जो रिवर्सल वाला काम है ब्रांच अकाउंट में तो वहीं हो जाता था। अब क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है, नहीं तो यहां पे ओपनिंग रिजर्व आती, जो गुड सेंड का लोडिंग हम क्रेडिट करते थे वो अब यहां पे होगा, तो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच। और बेटा नेट करके कर लो, सेम प्रिंसिपल। 48,000 की गुड सेंड करी, 2,000 की रिटर्न हो गई, बची कितनी 46 1/4, तो 46 का 1/4 हुआ 11,500। यस, तो ये 1/4 हो जाएगा 11,500 लिखेंगे। ठीक हो गया सर, ये गुड सेंड में भी आएगा, तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 11,500, और जो बचेगा वो क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ब्रांच ट्रेडिंग मत लिख देना बेटा, ये तो जनरल मेन ट्रेडिंग अकाउंट है जो फर्म हेड ऑफिस अपना बना रहा होगा वो वाला है, और इस प्रकार से ये 34,500 ट्रेडिंग में क्रेडिट होगा, या परचेज में से लेस कर देंगे वहां पे, बट वो नहीं कर रहे अभी तो। ठीक हो गया। अब देखिए कोई और एक्सपेंस वगैरह दिए नहीं है, खाली बस एबनॉर्मल लॉस आया है, तो ब्रांच स्टॉक 50 रुपीज, ब्रांच स्टॉक 150 रुपीज,
ठीक, ये आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सर जी इस प्रकार से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे अगर कोई और एंट्री नहीं है तो। अब देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसकी रिजर्व भी बनानी पड़ेगी और क्लोजिंग स्टॉक की रिजर्व यहां पे आएगी। तो देखिए जो रिजर्व वाला पोर्शन है वो इसमें आता है। सर जो वहां पे हम लोग ब्रांच अकाउंट में कर लेते थे, लेकिन जितना भी लोडिंग वाला पार्ट है वो सारा हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट में दिखाएंगे। ओपनिंग रिजर्व नहीं आई क्योंकि थी नहीं, गुड्स का रिवर्सल हुआ, सेम अमाउंट आई, बस अकाउंट अलग हो गया। क्लोजिंग की भी रिजर्व बनाएंगे और 2 स्टॉक रिजर्व बना लीजिए बेटा। 16,800 पे 1/4। सर 1/4 तो प्रॉफिट है ही इनका, तो इसका 1/4 करिए 4,200। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा जो हम ब्रांच P&L में ट्रांसफर कर देंगे और ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा मेरा +50 माइनस 11,500 बाई 7250। इसको ले लीजिए बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉरी, और 7250 ये कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट का क्या करेंगे, P&L में ट्रांसफर कर देंगे 7,100 और ये अकाउंट टैली, मतलब आंसर से मैच हो गया। तो ये मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। आसान सा क्वेश्चन था, ये तो पहला ही सवाल था बच्चों। तो जो स्टॉक है उसमें वी विल रिकॉर्ड ऑल द मूवमेंट एट इनवॉइस प्राइस। जो ब्रांच अकाउंट बना रहे थे ना उसी का हमने पोर्शन वाइज कर दिया, अलग अलग अकाउंट में ले गए चीजों को, और हमने क्या करा कि स्टॉक से एडजस्टमेंट अलग कर दिया। तो जो लोडिंग वाला पार्ट है वो हम एडजस्टमेंट में ले आए। ओपनिंग रिजर्व नहीं थी, छोड़ दो। गुड सेंट रिवर्सल, सर जी ये नॉर्मल लॉस की लोडिंग है, ये क्लोजिंग रिजर्व है, अपने आप जीपी आ जाएगा। एक्सपेंस होते तो यहां डाल देते, ठीक है, नहीं दिए थे। क्वेश्चन अभी क्या है, प्रिलिमिनरी पहला सवाल है तो इजी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में अकाउंटिंग होती है और बहुत आसान मेथड है बच्चों, ये सिंपल मेथड है, ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। सर इस मेथड को हम लोगों ने, आप अगर याद करो तो जो डिपार्टमेंट में अपना एक मेथड था, क्या नाम था उसका, वो जो डिपार्टमेंट में क्वेश्चन किए थे ना, बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक था अपना, तो उसमें अपन लोडिंग रिवर्स करते थे और लोडिंग को उन्होंने मार्कअप बोला था, तो स्टॉक अकाउंट बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही स्टॉक यहां बन रहा है, और जो मार्कअप बनाते थे वो एडजस्टमेंट है। तो सेम मैनर में ये अकाउंटिंग हो रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, और आप इसको एक बार पढ़ के देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 देखा आप लोगों ने बच्चों? तो ब्रांच पे कह रहे हैं कॉस्ट प्लस 25% पे हम गुड्स सेंड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट इट्स कॉस्ट। तो बेटा कॉस्ट टू ब्रांच हो गई ना, एट इट्स कॉस्ट लिखा हुआ है, तो इट्स कॉस्ट का मतलब ब्रांच की कॉस्ट। ब्रांच की कॉस्ट क्या है, इनवाइस प्राइस। हेड ऑफिस की कॉस्ट नहीं, इट्स नहीं लगा होता तो ये हेड ऑफिस की कॉस्ट होती और मैं इनवाइस पे कन्वर्ट करता, बट ये कॉस्ट है। गुड सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट 20,000। लॉस इन ट्रांजिट, भाई सब एबनॉर्मल लॉस है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच P&L अकाउंट में जाएगा। 2500 है, कॉस्ट प्लस 25% है बेटा, तो 500 और 2000 हो गया।
सर 1/5 हो गया ना इनवॉइस पे, थेफ्ट एट इनवॉइस प्राइस। अब थेफ्ट का भी क्या है, थेफ्ट भी एबनॉर्मल लॉस है। स्टॉक चोरी हो गया 1000 रुपए का, तो 200 800 1/5 कर लेता हूं। लॉस इन वेट ये नॉर्मल माना जाता है, नहीं भी लिखेगा तो नॉर्मल मानेंगे, हालांकि क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल लॉस है। सेल्स में अब देखिए वंस अगेन डेटर्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बैंक अकाउंट डाल देते हैं इसको उठा के 25,500। एक्सपेंस क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट टू ब्रांच। ओके, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है भैया वो बैलेंस सीडी हो जाए, और अमाउंट क्योंकि दी हुई है तो वो ले लो आप, खत्म हो गई कहानी। अब देखिए अकाउंट मोस्ट प्रोबेबली टैली नहीं हो रहा होगा, तो इस बार डेबिट साइड का टोटल शायद कम होगा, तो मैंने क्रेडिट से स्टार्ट किया। तो ये हो गया 35,500, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेल है वो इवन और हायर प्राइस पे हो रही है। भाई ज्यादा कैसे बिक गया, तो हाई रेट में बेचा उसको, तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या है, तो बाई स्टॉक रिजर्व ओपनिंग की ले लो बेटा, तो 5,000 का 1/5 1000। गुड सेंट, तो बाई गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट 1/5 कर लो 4000। टू ब्रांच स्टॉक, अब देखिए 500 का एक आया ये वाला, फिर टू ब्रांच स्टॉक 200 रुपए ये वाले आ गए, टू ब्रांच स्टॉक 500 ये वाले आ गए, टू स्टॉक रिजर्व भी बनेगी भैया, तो क्लोजिंग स्टॉक का 1/5 रिजर्व की कैलकुलेशन है वो तो आती है हमको, और इस तरीके से मेरे को लगता है एडजस्टमेंट बन गया। अब एडजस्टमेंट में हाँ बाई ब्रांच स्टॉक, ये भी ग्रॉस प्रॉफिट है बच्चों। जब गुड्स हायर रेट में सेल होंगी तो ग्रॉस प्रॉफिट ही तो होगा वो, तो 10 और 4 14 15,500 माइनस 5 और 7 5 12 2400, तो 13,100 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आप बना लो ब्रांच P&L अकाउंट, तो ब्रांच P&L में क्या आएगा बेटा, बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 13,100 रुपए। टू ब्रांच स्टॉक, सर एक लॉस हुआ ये 2,000 रुपए का, एक लॉस हुआ ये 800 रुपए का, और कुछ नहीं है। टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, और एक्सपेंसेस है 8,000 रुपीज के, 8,000 ये हो गए। बाई इंश्योरेंस क्लेम 2,000 रुपए का क्लेम मिल गया, तो देखिए जो क्लेम मिलेगा वो कॉस्ट के अगेंस्ट मिलेगा, तो क्लेम हमेशा P&L में क्रेडिट, लॉस डेबिट कर लिया, क्लेम क्रेडिट हो गया। अब कभी कभी एक आध कुछ अमाउंट ज्यादा भी दे रखी होती है, हालांकि टेक्निकली देखो आपको भी पता है कि क्लेम किसी भी स्थिति में लॉस से ज्यादा नहीं होगा, परंतु अब क्वेश्चन ने उस बात को कंसीडर नहीं किया, तो हम क्वेश्चन से भिड़ेंगे थोड़ी। अब क्लेम 2100 दिया होता तो मैं 2100 लिख देता, चुपचाप ले लो, कुछ मत करो, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाओगे बेटा, तो टू बैंक अकाउंट और बाई ब्रांच P&L। गुड सेंट आपको पता है बन जाएगा, डेटर्स की आवश्यकता नहीं थी। अब ये क्रेडिट सेल होती तो डेटर्स में डाल देते, डेटर्स में डेबिट आ जाती, कैश वैश मिलता, बैलेंस डेटर अकाउंट बिल्कुल नॉर्मल बनेगा। तो इस तरीके से ये स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है। स्टॉक अकाउंट में सारा मूवमेंट ऑफ स्टॉक हमें दिखाना है, और एडजस्टमेंट और P&L ये ट्रेडिंग है। इसमें लोडिंग क्यों रिवर्स करते हैं, क्योंकि ये लोडिंग देखिए जब हमने गुड्स सेंड करी
तो हमने सारा लोडिंग क्रेडिट कर दिया, अब उसमें लॉस हो गया, तो वो लॉस का जो लोडिंग है वो रियलाइज नहीं हुआ, तो वो क्योंकि क्रेडिट किया हुआ था तो वही डेबिट होता है, तो इसलिए लोडिंग हम लोग रिवर्स करते हैं। बहुत सिंपल है। चलिए, तो बेटा इस प्रकार से ये सवाल भी हो गया। अब वक्त आ गया है होमवर्क देने का, तो आगे क्वेश्चंस कुछ बड़े लग रहे हैं, तो आज कम दूंगा, 18 से लेके 20 तक आप करें, सिर्फ 3 क्वेश्चंस, और इसमें प्रॉब्लम आएगी मुझे लगता है, तो जो भी दिक्कत है बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डेफिनेटली कवर करेंगे। तो फिलहाल बच्चों इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।